हिस्ट्री इज नॉट अबाउट डेट्स। ऐसा नहीं कि इस डेट को क्या हुआ था, इस डेट को क्या हुआ था, ये हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री उन घटनाओं का विवरण है जिन्होंने इतिहास को बदल दिया। आपके नॉन टेक्निकल एरिया में, खास तौर से जीके जीएस में जो भी पोर्शन है, उसमें करंट अफेयर्स आपके लिए एक लाइट की तरह काम करता है, एक टॉर्च की तरह काम करता है। वो आपको रास्ता दिखाएगा कि आपको चलना कहाँ है। तो मुझे याद है जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले मुझे याद हुए हैं कभी अगर, तो क्वेश्चन गलत करने के ही हुए हैं। वो एक बार याद हुआ कि यार 2/3 नहीं आना था या 3/2 आना था, तो एक बार गलती हो गई टेस्ट में, तो मुझे अब याद हो गया। जब मैं तैयारी करता था तो मैं सिविल सर्विसेज की एग्जाम्पल देता हूँ, तो मैं उस समय जब सीसेट नया नया आया था, 2011 की बात है, तो मेरी सर इंग्लिश बहुत ख़राब थी। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब थी और ये हालत थी कि मैं 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था, मेरे 32 क्वेश्चन गलत थे। सर जैसा कि आपने एक टर्म यूज़ किया अभी, डर, तो ये डर जो है, जब आपसे कोई पूछे ना कि आप कब सक्सेसफुल हो सकते हो, तो बस आपने जिस दिन अपने डर के ऊपर आपने ओवरकम कर लिया, जीत हासिल कर ली, उसी दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि जीके जीएस को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए। और अब एसएससी जेईई को लगभग 30 से 40 दिन बचे हैं और इस 30 से 40 दिन में किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटजाइज करना है, कौन से पोर्शन को ज़्यादा ध्यान देना है। और बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज इस बात को लेकर थी कि सर जीके जीएस को कैसे प्रिपेयर किया जाए। और एसएससी के पैटर्न में आप सबको पता है कि जीके जीएस लगभग 50 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है और रीजनिंग 50 मार्क्स की होती है और टेक्निकल पूरा पैटर्न 100 मार्क्स का होता है। तो टेक्निकल तो बहुत सारे जितने भी इंजीनियरिंग हमारा स्टूडेंट है वो टेक्निकल को तो टैकल कर पा रहा है इस समय, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसके साथ है जीके जीएस को। तो आज उसी बात को हम लोग रिवील करेंगे कि जीके जीएस को किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे आपको टैकल करना चाहिए। और मेरे साथ हैं आशुतोष सर, जो हमारे जीके जीएस के एक्सपर्ट हैं। और मुझे मेरा मानना है कि जितने सर की एक्सपर्टीज़ है, जितना सर का एक्सपीरियंस है, उतना तो हमारी कैटेगरी बच्चों की उम्र नहीं है सर। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे भी ज़्यादा यंग हूँ, मैं आपसे छोटे ही हूँ। बहरख्याल सर, जो बात आपने उठाई है कि जैसे 40 दिन बचे हैं और बच्चों को किस तरीके से नॉन टेक्निकल एरिया पे फोकस करना चाहिए, मुझे लगता है कि सर शायद हर बच्चे का यही एक क्वेश्चन उसके डाउट दिमाग में होगा, क्योंकि टेक्निकल में बच्चे काफ़ी कुछ कर लेते हैं। और अगर मैं सच बोलूं बच्चों, तो आइडियली अगर हम बात करें तो अब जो समय आ गया है, तो अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने नॉन टेक्निकल एरिया को इग्नोर किया है, जो आपको नहीं करना चाहिए था। सर मेरा तो ये मानना है कि चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, आपके सामने क्वेश्चन होता है, आपको उस क्वेश्चन को आंसर करना होता है और आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। बहरख्याल अगर 2024 के बच्चों की हम बात करें सर, जो अभी बहुत कम समय बचा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि नॉन टेक्निकल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इग्नोर करोगे तो मान के चलो कि आपने आधी लड़ाई तो पहले से ही हार मान ली है कि आपकी हार होने वाली है। लास्ट मोमेंट तक आपको फाइट करना है, आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम आप जितना नंबर गेन कर सकते हो, जितना स्कोर गेन कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि आप बाकी बच्चों को भी देखो ना, जिन बच्चों ने शायद नॉन टेक्निकल में बहुत अच्छा नहीं किया होगा पिछले कुछ समय में, वो भी अब बहुत एक्टिव हो गए होंगे कि नहीं सर, कुछ नंबर तो हमें इसमें मिनिमम बनाने ही है, जिससे हमें रैंक अच्छी मिले, डिपार्टमेंट अच्छा मिले और हमारे सिलेक्शन की जो संभावना है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। बिल्कुल सर, जीके जीएस जैसे 50 क्वेश्चंस आते हैं सर जीके जीएस के अंदर, और 50 क्वेश्चन अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो एक बार हम थोड़ा सा बाइफरकेट कर देते हैं ताकि स्टूडेंट इस चीज़ को समझ पाएं कि जीके जीएस में कौन से ऐसे पोर्शन हैं जिसको उनको कवर करना चाहिए, या कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको वो अगर इस लास्ट मोमेंट पर उन्होंने नहीं पढ़ा है तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। सर अगर मैं मेजरली बात करूं तो इस समय बच्चे के सामने सबसे बड़ी दुविधा यही है कि जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री में बच्चे को एंशियंट हिस्ट्री भी पढ़नी है, प्राचीन इतिहास भी पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ना है, आधुनिक भारत का इतिहास भी पढ़ना है। तो अगर बच्चे को एक डिसीजन लेना हो कि सर अब हिस्ट्री हमने अभी तक नहीं सही से पढ़ी, अब हम क्या पढ़ें, तो मैं एक सिंपल सा सोल्यूशन दूंगा कि भाई सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लो। अब ये थोड़ी सी चांसेस की बात है, हो सकता है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो और ज़्यादा क्वेश्चन एंशियंट या मिडिवल से पूछ ले, बट अगर ओवर द ईयर्स हम एक एवरेज देखें तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है उससे बनते हैं, आधुनिक भारत का जो इतिहास है उससे बनते हैं। ज़्यादातर जो आपका स्वतंत्रता संग्राम में बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, चाहे वो गांधी जी से रिलेटेड हों, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड हों, या और बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड हों, वो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था।
इस तरीके से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। तो आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। बच्चों को एक्चुअली कन्फ्यूजन ये होता है कि सर मुझे तो पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, मुझे तो पूरा आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। पूरा नहीं पढ़ना है, आपको वो इम्पॉर्टेंट घटनाएं पढ़नी हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। यहाँ पर सर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बहुत महान थिंकर हुए हैं, उनका नाम है लॉन्च ड्यूरी। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया लॉन्च ड्यूरी, थिंकर का नाम है बूर्दो। तो उन्होंने हिस्ट्री को डिफाइन किया कि हिस्ट्री क्या है। तो उन्होंने कहा कि हिस्ट्री इज नॉट अबाउट डेट्स। हिस्ट्री जो है वो ऐसा नहीं कि इस डेट को क्या हुआ था, इस डेट को क्या हुआ था, ये हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री उन घटनाओं का विवरण है जिन्होंने इतिहास को बदल दिया। बिल्कुल, ये ये कॉन्सेप्ट है लॉन्च ड्यूरी का। बहरख्याल वो आपसे ये नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये मदद करेगा ये समझने में कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे अगर मैं गांधी जी की बात करूं तो सर गांधी जी के जो इंपॉर्टेंट आंदोलन थे वो हर साल 2 साल में पूछे जाते हैं। जैसे 1920 का असहयोग आंदोलन हो गया, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। कुछ बेसिक से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब आप 2-4 स्टेप पहले से ही अपने एग्जाम में पीछे हो। तो एटलीस्ट इतनी तैयारी तो आपको करके जानी पड़ेगी कि अगर वहां से क्वेश्चन बनता है जो बाकी बच्चे बना पा रहे हैं वो आप बना लो। अगर आप वो नहीं बना पाते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन की दौड़ में पीछे हो गए हो। बिल्कुल सर। सर आपने हिस्ट्री का एग्जांपल लिया, और हिस्ट्री में सर जैसे अभी लास्ट में 30-35 दिन बचे हैं, तो जैसे बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी आती रहती है कि सर हिस्ट्री को कॉन्साइज कैसे करें। जैसे आपने बताया कि बहुत वास्ट है हिस्ट्री। अगर हम मिडीवियल, मॉडर्न और एंशिएंट की बात करें तो उसको अभी तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है 30 से 35 दिन में उसको कवर अप कर पाना। नहीं कर सकते। तो हिस्ट्री को कैसे कॉन्साइज किया जाए, किस तरीके से पॉइंटर्स बनाएं, या किन एरिया को ध्यान रखें जिससे पॉइंटर बनाएं और एग्जाम में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें। सर इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने पहले भी ये बात कही है कि आपके नॉन टेक्निकल एरिया में, खास तौर से जीके जीएस में जो भी पोर्शन है उसमें करंट अफेयर्स आपके लिए एक लाइट की तरह काम करता है, एक टॉर्च की तरह काम करता है। वो आपको रास्ता दिखाएगा कि आपको चलना कहाँ है। जैसे मैं एग्जांपल दूं सर, अब 2024 का जो साल है, इस साल इलेक्शंस हो रहे हैं। तो इसका मतलब अब पॉलिटी की, अगर हम पॉलिटी पे चले जाएं तो अब इलेक्शन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है संविधान का। इलेक्शन कमीशन की जो स्थापना की बात करी गई है वो आर्टिकल 324 में करी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में सर इकोनॉमी की बात कर लें, बजट पेश हुआ था, तो अंतरिम बजट पेश हुआ था, इंटरिम बजट पेश हुआ था। अब ये इंटरिम बजट क्या होता है, तो जब भी सरकार बदलती है, 5 साल का कार्यकाल पूरा होता है, नए चुनाव होते हैं, तो जो आखिरी बजट होता है वो इंटरिम बजट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो भी चीज़ें करंट में चल रही हैं उससे आप, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे कल्चर हो, आपको ये समझ में आएगा कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। वापस से सर अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में आप लोग सारे लोग एक काम करके जाना, 1947 से लेके, मतलब 1947 से पहले जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, लगभग कांग्रेस की जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1885 में, तब से लेके 1947 तक का जितनी भी स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड कांग्रेस के इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहे हैं, बड़े लीडर्स रहे हैं, उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से तैयार करके जाना। उससे एक आध क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है हिस्ट्री में, और थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि समय कम है। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप जाके वैदिक काल पढ़ो, आप जाके वेदों के बारे में पढ़ो, आप जाके मध्यकालीन भारत में सल्तनत पीरियड के बारे में पढ़ो। अब आपके पास वो समय नहीं है, और अगर आप ऐसा करते हो तो आप सिर्फ अपना टाइम किल कर रहे हो। बिल्कुल हो सकता है कि आप किसी दूसरे एरिया में बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ, पॉलिटी को आप पूरा पढ़ लो, पॉलिटी आपने अगर नोट्स बनाए हैं, पढ़े हैं, तो उनको अच्छे से कर लो, करंट अफेयर से उसको रिलेट कर लो, तो आप पॉलिटी में अच्छा कर सकते हो। आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकते हो। आप स्पोर्ट्स में हर साल क्रिकेट के ऊपर, फुटबॉल के ऊपर, हॉकी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में सर एक चेस टूर्नामेंट हुआ है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो हमने करंट अफेयर्स की सुबह वाली क्लास में कवर भी किया है। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा सर मैं अगर बात करूं, इस समय इंडिया में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, चाहे सोलर टेक्नोलॉजी हो, या अभी हाल ही में स्पेस को लेके भारत में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हुआ था, चंद्रयान 3 को भेजा गया था पिछले साल। अभी हम गगनयान मिशन की बात कर रहे हैं जिसमें हम पहली बार ह्यूमन की स्पेस में फ़्लाइट की बात कर रहे हैं इंडिया की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हमने अपने सेशंस में भी कवर किया है। अगर आप इतना ही अच्छे से कंसोलिडेट कर लें, सर देखिए पूरे साल बच्चा क्या करता है, पूरे साल बच्चा फैलाता है। बिल्कुल सर हम ये भी पढ़ लें, हम इस किताब से पढ़ लें, हम आपके नोट्स पढ़ लें, हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लें,
बट ये जो लास्ट का दोस्तों 30-40 दिन का समय है ना, इसमें आपको समेटना है। आपने फैला बहुत लिया है, और जो बच्चा सर इसको समेट लेगा, जो बच्चा इसको कंसोलिडेट कर लेगा, उसका सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और जो बच्चा संभाल नहीं पाएगा, जो बच्चा समेट नहीं पाएगा, उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं एग्जाम में दिखेगा। और सर एक बहुत पुरानी कहानी है, हमने अपने जो माइथोलॉजी है उसमें पढ़ी है कि एक करेक्टर था जिनका नाम था बाली। तो उनको एक वरदान प्राप्त था कि उनके सामने जो भी आता था उसकी आधी शक्ति उनके अंदर आ जाती थी। तो आपका एसएससी जेईई का एग्जाम भी कुछ इसी तरीके का है। आप जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठोगे, मान के चलो आपकी आधी ताकत एग्जाम खींच लेगा, तो आप अपने 50% एफिशिएंसी पे काम करोगे। अब उसमें भी आपने अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रखा, प्रेशर रखा, आप परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो मान के चलो दोस्त, काफ़ी हद तक आपने जो पढ़ा है उसको आप मार्क्स में कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे। और आपको इसी चीज़ को रोकना है। आपको ये कोशिश करनी है, सर मैं तो हर बच्चे से कहता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में जाओ तो अपने आप से एक वादा करके जाओ कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने मेहनत करी है, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर आएगा तो मुझसे गलत नहीं होना चाहिए। वो अगर गलत हो रहा है तो गलती तुम्हारी है। बिल्कुल सर, और बहुत देखो बेटा, बहुत बढ़िया इनपुट अभी तक सर ने दिए हैं। और आशुतोष सर को सुन के मुझे तो ऐसा लगता है यार सुनते ही चले जाओ। मतलब इतना फ्लॉलेस सर बोलते हैं और इतना बढ़िया बातें बताते हैं, और किस्से जो सुनाते हैं, कभी भी हम ऑफ द कैमरा भी होते हैं तो बहुत बढ़िया किस्से सर सुनाते हैं, और ऐसा लगता है बस सुनते चले जाओ। सर जैसे हिस्ट्री में सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो रीसेंट है वो रेलेवेंट है। जब भी आपको ये देखना है कि जो मतलब कौन से टॉपिक से क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके करंट में देख लो, करंट में क्या चल रहा है। उसको आप ज्योग्राफी से रिलेट कर सकते हो, पॉलिटी से रिलेट कर सकते हो, आप उसके इकोनॉमिक्स से रिलेट कर सकते हो। तो बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो कि जो रीसेंट है वो रेलेवेंट है, आपके एग्जाम हो या लाइफ हो, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से। सबसे पहली बात तो सर ये होगी। सर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री पूछा जाता है एग्जाम में, ज्योग्राफी पूछा जाता है, ठीक है, साइंस टेक पूछा जाता है, तो हमें कौन से एरिया को पिक करना। अगर कोई ऐसा बच्चा है, फॉर एग्जांपल हिंदी मीडियम का बच्चा है या डिप्लोमा का स्टूडेंट है, जिसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, मतलब किसी तरह के जीके जीएस को लेकर कोई बैकग्राउंड नहीं है और अभी तक उसने कुछ खास पढ़ा भी नहीं है, तो इस 30-35 दिन में ऐसा क्या कर ले कि एटलीस्ट 10-12 नंबर तो कहीं ना कहीं से गेन हो जाए। तो वो कैसे किया जा सकता है, किन टॉपिक को फोकस करके किया जा सकता है, और कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसको हम लोग, अगर वो बच्चा चाहे तो स्किप भी कर सकता है। सर सबसे पहले मैं उन टॉपिक्स की बात करता हूँ जिन टॉपिक्स को पढ़ने से बच्चे को ये कॉन्फिडेंस आएगा, ये श्योरिटी होगी कि एग्जाम में आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बिल्कुल। जैसे सर मैं एक टेक्निकल का एग्जांपल देता हूँ, मैं टेक्निकल भी पढ़ाता हूँ बच्चों को। जैसे सर मैं मशीन की बात करूँ, इलेक्ट्रिकल मशीन की। अब बच्चे ने अगर डीसी मोटर अच्छे से पढ़ लिया तो इसका मतलब उसके 3-4 क्वेश्चन तो डीसी मोटर से आएंगे ही। हो सकता है 5 आए, हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए। तो जब बच्चा टेक्निकल पढ़ता है तो उसको पता होता है कि यार यहाँ से तो क्वेश्चन मेरा बन गया, बट ये नॉन टेक्निकल में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो ये एक वहम है, ये एक भ्रम है आपके मन में, जिसको आपको हटाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, थोड़ा सा डिकोड करेंगे, थोड़ा सा मोबाइल्स पे रील्स स्क्रॉल करना कम करेंगे, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और आप थोड़ा फोकस करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि टेक्निकल की तरह नॉन टेक्निकल में भी ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। अभी हाल ही में सर पद्म अवार्ड दिए गए हैं। हमारी जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने, द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी पद्म अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अब उसमें जो मेन पर्सनालिटीज़ हैं, वेंकैया नायडू जी हैं या उषा उत्थप जी हैं या और भी लोग जो हैं, अब इनके नाम आपके टिप्स पे होना चाहिए। अब ये अगर आपको नहीं पता है तो ये मैं गलती नहीं कहूँगा, इसको मैं अपराध बोलूँगा कि ये आपने अपराध किया है अपनी तैयारी के साथ। कि अगर आप बोल रहे हो कि सर मैं एसएससी जेईई की तैयारी कर रहा हूँ, कोई पूछ ले भैया पद्मश्री अवार्ड किसको दिया गया है, सर पता ही नहीं है, तो ये आपकी तैयारी में कमी है। आप ये मत कहिए कि नॉन टेक्निकल में हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता है कि पद्म अवार्ड्स पूछा जाएगा, आपको पता है साहित्य अकेडमी अवार्ड पूछा जाएगा, आपको पता है कि अभी आईपीएल की जो क्रिकेट की सीरीज चल रही है उससे एक आधा क्वेश्चन बन सकता है। अभी हाल ही में ओलंपिक्स स्टार्ट हुए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चेस टूर्नामेंट अभी हुआ है, कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट टोरंटो में, उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एरियाज आपको पता है। अगर सर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट में मेरा तो मानना यह है कि सबसे पहला फोकस आपको करना चाहिए करंट अफेयर्स पे। उसका रीज़न ये है, चाहे स्पोर्ट्स हो, अवार्ड्स हो, पर्सनैलिटीज़ हो, कल्चर हो, इन्वायरमेंट हो, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से हर साल बने बनाए क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे सर वो नहीं सर्दियों में चलता है मूंग की दाल का हलवा, बिल्कुल कि उसमें आपको चबाना भी नहीं है। टेक्निकल में तो आपको सॉल्व करना है, वो तो आपको क्वेश्चन दिखा, ऑप्शन दिखा, आप तुरंत टिक करके आगे बढ़ गए। ये एडवांटेज है नॉन टेक्निकल में आपके पास। अगर आप नॉन टेक्निकल छोड़ के जाते हो, 50 क्वेश्चन आप छोड़ देते हो, तो आप ये सोचो कि अगर आप थोड़ी तैयारी करते, अगर आप उसमें कम से कम 20-25 क्वेश्चन भी बना पाते, तो आपकी रैंक क्या होती, आपका सिलेक्शन का जो संभावना है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाती। तो सर ये तो मैं बच्चे को कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पूरी नॉन टेक छोड़ दो। हाँ, लेकिन अगर आप ये पूछोगे कि कौन से एरियाज़ हैं जिनको हम अभी टेकअप नहीं करना चाहिए,
तो जहाँ तक बात है हिस्ट्री की बात हो गई, जैसे हिस्ट्री सभी कह सकते हैं कि भाई हिस्ट्री से 5-6 क्वेश्चन आएंगे, अब पता नहीं हम उसमें कितना पढ़ें, क्या पूछा जाए। तो हिस्ट्री को आप थोड़ा सा पीछे कर सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, पॉलिटी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना। अभी हाल ही में सर आपने देखा होगा कई जगह बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन हुई, बाढ़ की स्थिति हो गई। अभी दुबई में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, तो उसके पीछे रीज़न क्या था कि वहाँ पर क्लाउड सीडिंग इतनी ज़्यादा करी गई, जो सिल्वर नाइट आयोडाइड है उसका स्प्रे इतना ज़्यादा बादलों पे किया गया कि बादल फटने की स्थिति आ गई। तो अब वो आपसे यही पूछ लेगा कि आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए हम कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ गया। तो आपको अपने दिमाग को खुला रखना है, और एक सिंपल सी बात होती है, आप एसएससी जेईई नहीं, दुनिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सर वो शादियों में होता है ना, घोड़ी को आपने देखा होगा कि घोड़ी के दोनों तरफ एक ऐसे लगा रहता है, बिल्कुल नाल। तो आपको वैसे नहीं सोचना है, आपको वन डायरेक्शनल नहीं सोचना है, आपको मल्टी डायरेक्शनल सोचना है, मल्टी डायमेंशन में सोचना है कि किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो। आप नॉन टेक्निकल को भी आसानी से डिकोड कर लोगे, लेकिन अगर आपने दिमाग में एक वहम बिठा लिया कि सर नॉन टेक्निकल मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आपने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया, तो उसका फिर तो कोई उपचार है ही नहीं। क्योंकि अगर एक आपके दिमाग में ऐसा वहम बैठ गया है तो वहम का तो सर आज तक कोई इलाज हुआ ही नहीं है। बिल्कुल सर। इसके साथ ही साथ मैं थोड़ा सा साइंस एंड टेक पे भी सर बोलना चाहूँगा। साइंस एंड टेक के एरियाज ऐसे हैं दोस्तों कि जिस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जैसे मैंने बताया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे इंडिया बहुत कुछ करने की सोच रहा है। हमारा जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसका लगभग 60% उत्पादन जो है वो एक समय पे कोयले से होता था। अब अगर हमें इन्वायरमेंट को बचाना है तो हमें कोयले से उसको शिफ्ट करना है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भारत के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि अगर भविष्य में आज से हम 10 साल बाद का भविष्य सोचें तो शायद हमारी सारी की सारी एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से पूरी कर सकते हैं। तो अब वो हो सकता है आपसे रिएक्टर के बारे में पूछ ले कि भाई जो बोरॉन की रॉड्स हम यूज़ करते हैं उसका क्या रीज़न होता है, या कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शन हम उसमें यूज़ करते हैं, फिजाइल होता है या फ्यूजन होता है। तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, और अगर आप इस ओरिएंटेशन से तैयारी करोगे तो नॉन टेक आपको कम समय में ज़्यादा मार्क्स देगा एग्जाम में, जो कि आप ठीक उल्टा इसका सोचते हो। बिल्कुल सर। तो आई थिंक देखो यार, बहुत सारी बातें तो सर ने बताई हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, इनको आप बेसिकली नोट डाउन करना, क्या क्या पॉइंट्स सर ने बताए, क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी कवर करी जा रही है। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं कि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेटेड है, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेटेड है। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम टेक्निकल में जनरली एडवाइस करते हैं बच्चों को कि अगर आपको थ्योरेटिकल कंटेंट को रिटेन करना है तो उसको बजाय कि बैठ के पढ़ने के आप उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। बिल्कुल। तो आप वहां से क्या कर पाओगे, अगर एक दो बार क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है, जैसे मैं भी तैयारी करता था तो मुझे याद है जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले मुझे याद हुए हैं कभी अगर, तो क्वेश्चन गलत करने के ही हुए हैं। वो एक बार याद हुआ कि 2/3 नहीं आना था या 3/2 आना था, तो एक बार गलती हो गई टेस्ट में तो मुझे अब याद हो गया। तो हम ज़्यादातर ये एडवाइस करते हैं सर टेक्निकल में कि अगर थ्योरेटिकल पोर्शन जैसे एनवायरमेंट हमारा सब्जेक्ट होता है, बीएम सब्जेक्ट है, बीएमसी एक सब्जेक्ट है और जिसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिटेन कर पाते हो। तो सर जीके जीएस में तो पूरी थ्योरी है सर, सारे कॉन्सेप्ट हैं, डेफिनेशंस हैं, कैसे रिटेन करना है और किस तरीके से बच्चा मतलब ऐसा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को, ज़्यादा ज़्यादा थ्योरी को रिलेट करके रिटेन कर पाए। सर देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, मैं कह रहा हूँ थ्योरी सब्जेक्ट भी है। मान लीजिए हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री तो पूरा थ्योरेटिकल है, बिल्कुल, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बच्चे को एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। करेक्ट है। तो होता क्या है कि अब आपने पूरे साल थ्योरी तो बहुत पढ़ ली, अब आपने अपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया। ये मैं बच्चे को बोलता हूँ कि क्वेश्चन को जीना सीखो। अब मान लो तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया तो 99% बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन देखा, अगर उसका क्वेश्चन नहीं आता, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है सर। हमारे ब्रेन को ऐसा बनाया है भगवान ने कि हमारे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड रह ही नहीं सकता। बिल्कुल। और इसीलिए हम मान लेते हैं भगवान है। अगर हमें नहीं पता है कि भगवान है कि नहीं तो हम मान लेते हैं भगवान है, क्योंकि हम बिना आंसर के रह ही नहीं सकते। तो बच्चा क्या करेगा, तुरंत जाके आंसर देखेगा, पहले का ए दूसरे का बी तुरंत। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपने अपने ब्रेन की ट्रेनिंग ही नहीं करी कि एग्जाम के एनवायरनमेंट में आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी सर नहीं होती है। बिल्कुल। कि पहले का क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। जैसे ही आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, जैसे आप नॉन टेक्निकल में एक काम करो, कल से ही शुरू कर दो इसको। डेली सुबह जब आप उठो तो उस समय थोड़ा हमारा जो दिमाग है सर हेजी रहता है बच्चों का, उनको लगता है कि अभी हम एक्टिव होंगे फिर हम टेक्निकल पढ़ेंगे। तो आप शुरुआत नॉन टेक्निकल से कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं देना है, आपको एक सिंपल रीडिंग करनी है, क्वेश्चंस लगाने हैं। तो 25 से 30 क्वेश्चन डेली सुबह लगाना शुरू कर दो, और मान लो 25 से 30 में आपके 10 क्वेश्चन बने, 15 क्वेश्चन नहीं बने, 20 क्वेश्चन नहीं बने, तो जो क्वेश्चन नहीं बने उन क्वेश्चन को जीना सीखो, उसको 1 से 2 दिन अपने पास रखो और ये सोचने की कोशिश करो कि क्या कमी रह गई थी मेरी तैयारी में, मैंने किस चीज़ को इग्नोर किया जिस वजह से ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा हूँ।
ये अगर आपने क्रैक कर लिया, क्वेश्चन को जी लिया 1 दिन 2 दिन, तो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चंस को टैकल करना आसान हो जाएगा और एग्जाम में आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे। बिल्कुल। एग्जाम में कई बार क्या होता है, जैसे मैं इकोनॉमी का एग्जांपल देता हूँ, बच्चे ने पढ़ा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब हो सकता है उसने जीडीपी का कोई और डायमेंशन पूछ लिया, उसने फैक्टर कॉस्ट की जगह हो सकता है मार्केट प्राइस पूछ लिया। बिल्कुल। तो बच्चे को अगर ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता है कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को जोड़ते कैसे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। तो आपको करना यह है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है और जो आपने थ्योरी पढ़ी है उससे उन डॉट्स को कनेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ थ्योरी में रहोगे तो कहीं ना कहीं आपकी इफिशिएंसी क्वेश्चन सॉल्विंग में अच्छी नहीं रहेगी और आप कितनी भी, और सर काफ़ी सारे बच्चों के साथ यही होता है, क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि हमारा बेसिक नेचर ऐसा बनाया गया है शुरू से, जो हमारा सामाजिकरण हुआ है, सोशलाइजेशन हुआ है कि क्वेश्चन पूछना अलाउ नहीं है। बिल्कुल। जैसे बड़ों के पैर छूने चाहिए, तो आज तक आपने अपने पापा से कभी नहीं पूछा होगा क्यों छूने चाहिए, भाई बताओ, कोई एक रीज़न तो दो क्यों छूने चाहिए। तो हमें ऐसा ट्रेन किया गया है कि हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो इसीलिए हमें क्वेश्चन लगाना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसको बदलना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। देखो, प्रैक्टिस तो आपको करनी है, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, क्वेश्चन से ही आपको चीज़ें रिटेन होंगी, क्वेश्चन से ही आपको थ्योरी रिटेन होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बातें अभी तक देखो सर ने बताई आपको कि थ्योरी कैसे रिटेन करना है। इसी का सर फॉलोअप क्वेश्चन मेरे पास एक और है कि टेस्ट सीरीज, जैसे टेक्निकल के अंदर जनरली हम लोग बोलते हैं और टेस्ट सीरीज आप लगाते हो, तो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। जैसे मैं जनरली बच्चों को ये बोलता हूँ कि सर सबसे पहले अगर आपको कोई सब्जेक्ट में ज़्यादा मास्टरी करनी है तो सब्जेक्ट का एक कॉमन सेंस डेवलप करो। अगर सब्जेक्ट का कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा तो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो ईजी क्वेश्चन है वो आप ऐसे ही लगा लोगे, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट एक ट्रिक ये होती है। और दूसरा है कि अगर टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो पे नहीं लेना है। सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि यार अगर मेरा ही सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल सॉइल मैकेनिक्स आपने पढ़ा, अब सॉइल मैकेनिक्स पूरा साल पढ़ा है तो बच्चे के एकदम ईगो पे आ गया कि यार क्वेश्चन अगर सॉइल मैकेनिक्स का आएगा तो मैं तो उसको उड़ा के जाऊंगा पेपर में। लेकिन अगर पहला ही क्वेश्चन एग्जामिनर ने टफ बना दिया और वो सॉइल मैकेनिक्स का ही है और वहाँ आपने टाइम वेस्ट कर दिया, तो टाइम हमारे पास एग्जाम में लिमिटेड है। तो मैं ये हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि क्वेश्चन जो भी आपको अगर पहली बार में क्लिक नहीं हो रहे हैं तो उसको स्किप करते चले जाओ, चाहे वो कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, और उस क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना शुरू करो जहां से आपके पास तुरंत पहली बार में चीजें क्लिक हुई, उससे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इंक्रीज होता है। सर नॉन टेक में अगर हमारे पास बच्चा अगर सबसे पहले एग्जाम में जाता है, एसएससी सेंटर में गया, एग्जाम गया, सर उसके सामने लॉगिन हुआ है और जीके पोर्शन से वो स्टार्ट करना चाहता है, तो कितना सूटेबल है कि जीके से स्टार्ट करें? और अगर क्वेश्चन उसको ट्रिकी दिख रहे हैं, मीडियम दिख रहे हैं, नॉर्मल दिख रहे हैं, तो कैसे उसको अटेम्प्ट करना चाहिए? सर मैं पहले क्वेश्चन का आंसर इसमें देता हूँ, जो आपने मॉक टेस्ट वाली बात बोली उस पर एक पॉइंट मैं ऐड करता हूँ, फिर वापस से आता हूँ जो रियल एग्जाम है उस पर। तो देखो दोस्तों, जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट आपकी तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और मॉक टेस्ट देते समय आपको ये समझना चाहिए कि सर एक ह्यूमन ब्रेन जो होता है सर, ये बड़ा ट्रिकी होता है, ये हमें बेवकूफ़ बनाता है। बिल्कुल। जैसे आप सुबह कितने बजे उठते हो, मान लो आप 9 बजे उठते हो, तो आपसे कोई कहेगा 8 बजे उठो, तो आप बोलोगे नहीं यार कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, मैं नहीं उठ पाऊंगा। लेकिन वहीं पर अगर आपने अपने ब्रेन को ट्रेन कर दिया कि नहीं मैं तो सुबह 6 बजे उठूंगा, तो आप 6 बजे भी उठोगे। तो मॉक टेस्ट आपके लिए एक प्रैक्टिस ग्राउंड है कि अगर आपको 2 घंटे में 200 क्वेश्चन रियल एग्जाम में करने हैं तो आप मॉक टेस्ट में अपने आप को सिर्फ 1.5 घंटे दो। अब आप सोचोगे सर ये तो आप मजाक की बात कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों पॉसिबल है। अगर आप 1.5 घंटा टारगेट लेके जाओगे तो आप रियल एग्जाम में 1 घंटा 45 मिनट में 200 क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आप इतनी प्रैक्टिस करो और अगर आप ये कमिटमेंट ले लो अपने अंदर कि नहीं मैं तो 1.5 घंटे में ही करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा क्वेश्चन जो सर ने पूछा उसका सर मैं आपको आंसर देता हूं कि जब आप रियल एग्जाम में बैठते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टाइम होता है वो स्टार्टिंग का आधा घंटा होता है। बिल्कुल। यहाँ पर काम बनेगा या नहीं बनेगा वो उस आधे घंटे में डिसाइड हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जीके जीएस से स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टेक्निकल एरिया से स्टार्ट करना है। आप जिस टॉपिक में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हो आपको वहाँ से स्टार्ट करना है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूँ, कि अगर आपको पता है कि आपका मशीन्स बहुत स्ट्रांग है सब्जेक्ट है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में ढूंढिए मशीन के क्वेश्चन कहाँ हैं, क्योंकि वो आधे घंटे अगर आपने पेपर को डोमिनेट कर लिया तो आपकी एक साइकोलॉजी ऐसी हो जाएगी कि यार आधी लड़ाई तो मैंने जीत ली, अब थोड़ी सी लड़ाई और जीतनी है। और मैंने सर खुद ये एक्सपीरियंस किया है, एग्जाम के प्रेशर में बच्चे 2+2 करने में 4 बार सोचते हैं कि 4 होता है कि नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है। तो आपको शुरुआत हमेशा वहां से करनी है जहां आप सबसे स्ट्रांग हो। एक बार आपने अपनी स्ट्रेंथ पे खेल लिया, जो वीक एरिया है उससे अगर आप स्टार्ट करोगे फिर तो दिक्कत हो जाएगी। शुरुआत के 10 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन बना, 2 क्वेश्चन बने, आपका कॉन्फिडेंस तो वहीं लैक हो जाएगा। तो आपको हमेशा अपनी स्ट्रेंथ से ही स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन जैसे एक बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट रहता है हमेशा ही, क्योंकि जीके जीएस में सर नंबर आ ही नहीं रहे,
मतलब जैसे अगर मैं भी एग्जाम देता था पहले तो 10 नंबर आ रहे हैं, कभी 12 नंबर आ रहे हैं, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन को या टेस्ट देना शुरू कर रहे हैं, अब सब कुछ पढ़ लिया है लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे जीके जीएस के अंदर फॉर एग्जांपल। तो ऐसे बच्चों को इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम है तो एग्जाम का प्रेशर भी एड ऑन होता है, टेक्निकल का प्रेशर भी है, रीजनिंग में मार्क्स लाने का प्रेशर भी है, और जीके एक ऐसा पोर्शन है जो 50 में से लगभग आपके 30-35 नंबर कम कर दे रहा है। तो ऐसे में इतना जो प्रेशर है वो कैसे हैंडल करें और इसको कैसे इंप्रूव करें? सर इसमें थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूँगा। जो डिस्कशन हम कर रहे थे हम उसी से इसको जोड़ते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को ये मत सोचो कि ये एग्ज़ाम जो है कि ये कोई ऐसा एग्ज़ाम है जैसे आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं कि इसमें आपको 99% लाना है। नहीं, यहाँ पर एक रिलेटिव कंपटीशन है। और आप एक बात हमेशा ध्यान रख के जाओ कि आपको वो क्वेश्चन गलत नहीं करना है जो दूसरे बच्चे कर रहे हैं। और अगर आपने 5 क्वेश्चन भी ऐसे कर लिए जो बाकी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो आप ये मत सोचो कि मेरे 25 ही क्वेश्चन हो पा रहे हैं जीके में, हो सकता है कि जो टॉपर हो उसके 25 भी ना हो पा रहे हो। करेक्ट। इट्स ऑल अबाउट कि डिफिकल्टी लेवल क्या है। जैसे मैं अगर पिछले साल की सर बात करूं तो पिछले साल जो जीके जीएस का पेपर आया था वो बहुत अच्छे खासे लेवल का आया था। एसएससी जेईई में नॉर्मली इससे कम लेवल रहता है, बट पिछले साल अच्छे लेवल का क्वेश्चन पेपर आया था। तो आप ये मत सोचो कि आप 50 में 50 ले आओ, 50 में आप 40 ले आओ। ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा आया है। बिल्कुल। तो पिछली बार का जो AI 3 था, मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल ऐड करना चाहता हूँ, जो सर ने बोला बहुत ही एकदम सही बात है। पिछली बार का जो हमारा सर SCJ का AI 3 था जो हमारे प्लेटफॉर्म से ही निकला था, हेमेंद्र मौर्य, उसके भी सर जीके जीएस में मार्क्स जब पूछे तो 23 मार्क्स थे सर उसके जीके जीएस में। अब हम सोच सकते हैं कि ये तो बहुत कम नंबर है, मतलब कुछ पढ़ाई नहीं करी हो, लेकिन 23 मार्क्स जीके जीएस में उसने मेंटेन किए। एक अबव एवरेज मुझे लगता है मार्क्स हैं ये, और उससे भी आप ऑल इंडिया रैंक 3 तक पहुंच पा रहे हो। तो बिल्कुल सही है कि हमें ये टारगेट नहीं करना है कि हमें टॉपर बनना है पेपर के अंदर। सर एक बात यहाँ पर है कि कुछ बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, कि वो 50 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पा रहे जीके में। हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि किस पोर्शन में इजी क्वेश्चन पूछा गया है, क्या मुझे आता है क्या नहीं आता। हम एग्जाम में जाते हैं, पेपर देखते हैं, शुरू के 10 क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, फिर हम 50 तक तो पहुँच ही नहीं पा रहे। तो इसको कैसे टैकल करें और कैसे हम 50 क्वेश्चन में देख पाएँ कि हमें कितना आता है, उसमें से एक्यूरेसी हम निकाल पा रहे हैं? सर इसका सिर्फ एक रास्ता है और वो है प्रैक्टिस। इसका और कोई रास्ता ही नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई चूरन आज तक बना नहीं है कि मैं आपसे बोल दूं कि भाई ये बाबा बंगाली वाला चूरन खा लेना और ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। सर ये मेरे साथ हुआ था। जब मैं तैयारी करता था तो मैं सिविल सर्विसेज की एग्जाम्पल देता हूँ, तो मैं उस समय जब CSET नया नया आया था, 2011 की बात है, तो मेरी सर इंग्लिश बहुत ख़राब थी। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब थी। और उसमें जो CSET का पेपर आता था वो लगभग 200 नंबर का आता था, और उसमें आई थिंक 80 क्वेश्चन आते थे, ऐसा कुछ आता था। तो उसमें 35 क्वेश्चन इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन के आते थे। वो जो पैसेज आता है, पैसेज के क्वेश्चंस होते हैं, तो सर वो मेरा बहुत वीक था। और ये हालत थी कि मैं 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया था और मेरे 32 क्वेश्चन गलत थे। ये मैंने एक चैलेंज के रूप में ले लिया और मैंने 6 महीने सर इस पर काम किया। और विश्वास मानिए ठीक उसके 1 साल बाद जब मैंने एग्जाम दिया तो 35 के 35 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए, उसमें मेरे सिर्फ 3 क्वेश्चन गलत थे। और ये सारा खेल दोस्तों प्रैक्टिस का है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप क्वेश्चंस रीड भी करोगे। अब ये आपको एक्सेप्ट करना है कि भाई मेरे पास 2 घंटे ऐसा नहीं है स्पेशल है, सबके पास 2 घंटे हैं, सबके पास 200 क्वेश्चन है। और अगर आप क्वेश्चन पढ़ नहीं पा रहे हो, क्वेश्चन आपसे छूट जा रहा है, तो इसका मतलब आप एग्जाम के लिए अपने आप को आपने तैयार किया ही नहीं। क्योंकि ये सिर्फ लड़ाई जो है ये सिर्फ इतनी नहीं कि आपने हार्डवर्क कितना किया है, इट्स ऑल अबाउट कि आपने एग्जाम को मैनेज कैसे किया। एग्जाम टाइम में अपने आपको किस प्रिपरेशन के साथ आप गए, किस टेम्परामेंट के साथ गए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर मैं 20-25 नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं जीके जीएस में, मैं नॉन टेक्निकल की इंपॉर्टेंस आपको ये बताता हूँ कि एक बार सोच के देखना कि अगर भगवान न करे लेकिन अगर कहीं तुम्हारा सिलेक्शन 1 नंबर से नहीं हुआ और आज के 10 साल बाद 5 साल बाद तुमको ये सोचना पड़ा और किसी से कहना पड़ा कि यार मैं भी सरकारी इंजीनियर बना होता, मैंने नॉन टेक नहीं पढ़ा था, वो 1 नंबर अगर मुझे मिल गया होता, करंट अफेयर से मिल गया होता, पॉलिटी से मिल गया होता, तो आज मैं सरकारी इंजीनियर होता। तो ये तो सिंपल है। ये लड़ाई, ये युद्ध है, ये लड़ाई नहीं है। एग्जाम एक युद्ध है, तो युद्ध में आप आधी तैयारी से नहीं जा सकते, बिल्कुल आपको पूरी तैयारी से ही जाना है, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो। बिल्कुल सर। तो देखो यार, बिल्कुल ये देखो बात बिल्कुल सही है कि जीके जीएस की इंपॉर्टेंस को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आप इस बहाने को लेकर नहीं चल सकते कि सर मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं जीके जीएस से मार्क्स कर ही नहीं सकता या मार्क्स स्कोर कर ही नहीं सकता, मैं 50 नंबर को साइड लेके चल रहा हूँ और 150 मार्क्स का पेपर को देख रहा हूँ। अगर आप इस तरह से अटैम्प्ट करोगे, ये अप्रोच रखोगे इस समय भी जब एग्जाम आपका इतना नज़दीक है, तब आप अब मानो कि आप रेस से बाहर हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी कमियों पे वर्क कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं और लगातार जीके में इंप्रूव भी कर रहे हैं। लास्ट ईयर मैंने एक केस स्टडी करी थी और सर उसमें मैंने क्या किया था, जब हमारे साथ कुछ बहुत सारे पेड के स्टूडेंट्स थे, तो मैंने 4 बच्चे मेरे साथ काफ़ी कनेक्टेड थे, 4 से 5 बच्चे कनेक्टेड थे और वो लगभग 4-5 महीने और किसी मतलब कंप्लीट गाइडेंस को फॉलो कर रहे थे।
तो मैंने उनको बोला सर 2 महीने पहले का टाइम था, लगभग इतना ही टाइम बचा होगा, 45 से 60 दिन का टाइम था। तो मैंने उनको बोला, उनका जीके जीएस में मार्क्स ही आ रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि उनका कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। तो मैंने चारों बच्चों को ये एडवाइस किया था कि आप क्या करो, टेस्ट देना शुरू करो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सिलेबस कवरेज, कि आपका सिलेबस कवरेज कितना भी हुआ, एक बार आपको पता होना चाहिए कि कितना क्या स्कोर हो रहा है और किस में मार्क्स आपके कम आ रहे हैं। सर चारों बच्चों के स्कोर अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग ऐसा था कि एक बच्चे के सर 55 मार्क्स थे आउट ऑफ 200 अगर बात करता हूं तो, एक बच्चे के सर 68 मार्क्स के अराउंड थे, और एक रफ आइडिया मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लगभग 75 पे एक बच्चा था और एक 70 के रेंज में एक और बच्चा था, मतलब 75 से ऊपर किसी के मार्क्स नहीं आ रहे थे। अब सर वो पहला टेस्ट उन्होंने दिया और पहले टेस्ट में इतनी बहुत सारी गलतियां करी होंगी, नेगेटिव मार्किंग हुई है और मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो गए, और एग्ज़ाम को सिर्फ 2 महीना बचा है। पढ़ाई उन्होंने प्रॉपर करी क्योंकि हर दिन क्लास में आप भी आते थे और प्रेजेंट रहते थे, मतलब पढ़ाई उन्होंने प्रॉपर करी, शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं और मैंने देखे उनके शॉर्ट नोट्स पॉइंटर्स बना रखे थे। तो मैंने उनको बोला सर सिर्फ आप टेस्ट पे फोकस करो, आप क्वेश्चन देने पे फोकस करो और सिस्टमैटिक अपने माइंड को, जैसे आपने बताया, माइंड को ट्रेन करो कि यार मुझे अब एग्जाम में बैठना है और इस एग्जाम में मुझे बेस्ट स्कोर करना है, अपनी बेस्ट एबिलिटी पे वर्क करना है। तो वो बैठे और टेस्ट देने की जो हैबिट उन्होंने बनाई सर, तो मुझे याद है उन्होंने कंसिस्टेंटली टेस्ट दिया था 12 दिन। हमने यही एक प्लान बनाया था कि आप 15 दिन तक लगातार टेस्ट दो, उन्होंने 12 दिन लगातार टेस्ट दिया। 13वें दिन जब टेस्ट दिया वापस, तो सबके मार्क्स लगभग जो जिस लेवल पे था वहाँ से कम 25 नंबर ऊपर गया, सेम अमाउंट ऑफ सिलेबस कवरेज के बाद भी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो आपके पास जो इसकी काबिलियत है, इसकी जो एबिलिटी है, साथ ही साथ जो बेनिफिट आपको मिलता है नंबर ऑफ टेस्ट देने पे, एक उस कंडीशन में बैठ के टेस्ट देने पे जो आपका एग्जाम कंडीशन है उसका इंपैक्ट जो है बहुत ज़्यादा आता है और कम से कम 25 से 30 नंबर का आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो प्रैक्टिस इज़ मोर इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सर सबसे बड़ा सवाल हमेशा, मैं जब भी कोई भी सेशन लेता हूँ, टेलीग्राम पे लूँ, यूट्यूब पे लूँ, एक सवाल हमेशा आता है, सर कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, मतलब सोर्स क्या है सर, कौन सा मुझे 4-5 पन्ने ऐसे दे दो कि मैं ये पढ़ लूँ और मेरे नंबर जो हैं वो 50 में 50 आ जाएं, या फिर बहुत सारे बच्चा सोचता है सर एग्ज़ाम निकल जाए। सोर्सेज के बारे में बहुत सारे बच्चों को आइडिया नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर इसके लिए मैं एक सिंपल सी बात बच्चों से बोलूँगा कि कई बार क्या होता है कि जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो उन बच्चों को जब आप देखते हैं तो आप बहुत मोटिवेट होते हैं, बट आपको ये देखना चाहिए कि उस बच्चे की एग्ज़ाम से पहले की मेहनत कितनी है। तो अगर आप कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में सक्सेसफुल होने का आज तक कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं सर, बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे कि अभी हाल ही में एक इंटरव्यू आया था अमिताभ बच्चन जी का, तो उनसे पूछा गया कि आप इतना समय हो गया है इंडस्ट्री में, आपको इतने 30-40 साल हो गए हैं, तो आज जब आप कभी कैमरे को फेस करते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, बहुत हम्बल बात कही। उन्होंने कहा आज भी मैं घर से अपना रिहर्सल करके जाता हूँ। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई शॉर्टकट है, कोई एक पन्ना दे दो, तो भाई वो तो अवेलेबल नहीं है, ना मेरे पास है ना किसी और के पास है, और कोई कह रहा है कि उसके पास है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। दूसरी बात पे आते हैं कि पढ़ना कहाँ से, जो सर ने बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा। तो देखो करंट अफेयर्स में तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, जो न्यूज़पेपर में आ रहा है, जो मीडिया में आ रहा है, जो जितने भी अच्छे रिसोर्सेज हैं वहाँ पर आ रहा है, वही आपको पढ़ना है। उसमें आपको थोड़ा सा छानना है, जैसे चावल छानते हैं ना, तो वैसे आपको छानना है कि क्या एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप स्टैटिक जीके के पास आओगे, बात करोगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, कल्चर हो गया, तो दोस्तों आपके पास वाकई में अगर आप एक साल पहले भी मुझसे मिलते और पूछते कि सर हम कौन सी किताबें पढ़ें, तो मैं आपसे कहता कि भाई किताब मत पढ़ना, क्योंकि किताब पढ़ने का समय आपके पास नहीं है। जितना सिलेबस आपके पास है ऑलरेडी, टेक्निकल में मुझे लगता है सर 10-11 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। बिल्कुल सर। तो आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। डे 1 से आपको ये सोच कर चलना चाहिए। तो आपको ट्रस्ट करना है अपने टीचर के ऊपर, उसके क्लास नोट्स के ऊपर, और जो भी चीज़ आप पढ़ें उसको, जैसा सर ने बोला, तो अब ये तो अभी 40 दिन की बात है, अब तो ये ट्रेन निकल गई, अब तो ये बात खत्म हो गई। लेकिन जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उनको डे 1 से ही अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अधूरी है। इसमें सर एक पॉइंट मैं ऐड करता हूँ कि जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर हम क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो काफ़ी सारे ऐसे पब्लिकेशंस हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल सकता है। कोई भी स्टैंडर्ड किताब ले लो, PYQs अच्छे से प्रिपेयर कर लो, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट वाकई में अगर आपको चाहिए कि सर हमें बिल्कुल ही शॉर्ट कंटेंट मिल जाए, तो आप कोई भी अच्छी स्टैंडर्ड अगर मंथली मैगजीन देखो, मैं नाम लेने का मतलब नहीं है, आप खुद ही सब जानते हैं, या लोकल पब्लिशर्स की भी होती हैं, उसमें आप देखोगे कि 10-15 पन्ने में उसने पूरी पॉलिटी ख़त्म कर दी, 10-15 पन्ने में उसने पूरी इकॉनमी ख़त्म कर दी, 10-15 पन्ने में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर दी। तो अगर आप चाहो तो अपने लास्ट टाइम में उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, बट मैं उसको सजेस्ट ऑनेस्टली नहीं करूँगा, क्योंकि अब जो आप पढ़ोगे
उसको एग्ज़ाम में आप कितना कन्वर्ट कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। तो आप बहुत लिमिटेड अभी जीके जीएस में काम करो, अपने सब्जेक्ट्स बना लो, आपको किस में मज़ा आता है, किस में आपकी स्ट्रेंथ है। अब जैसे मान लो आप टेक्निकल पढ़ के रात में 12-1 बजे सोने जा रहे हो, तो आप अपने अंदर एक कमिटमेंट ले आओ कि यार सोने से 1 घंटा पहले अगर आपको पॉलिटी अच्छी लगती है, मैं पॉलिटी रिवाइज करके सोऊंगा। बिल्कुल सर। तो उससे आपका सब्जेक्ट भी तैयार हो जाएगा और उसको आप मार्क्स में भी कन्वर्ट कर पाओगे। लेकिन नया पढ़ने की जहाँ तक बात है, अगर नया पढ़ने की बात है तो आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पे, पॉलिटी पे, इकॉनमी के कुछ बेसिक, जैसे सर हर साल बजट पे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, सेंसस के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इस बार ये मैं आपको बता दूं, 2011 का जो सेंसस था उस पे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। 2021 का सेंसस हुआ नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड, और अभी हाल ही में सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को लेके भी सेंसस की बात चल रही है, जिसमें कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, किस वर्ग का है, ये सारी डिटेल्स भी आ रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस बार सेंसस से मुझे ऐसा लगता है सर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाएंगे। तो एरियाज आइडेंटिफाई कर लो, उनको अच्छे से तैयार कर लो। और जो रिसोर्सेज की बात है, तो जीके जीएस में जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है, न्यूज़पेपर हो गया, ऑथेंटिक गवर्नमेंट की वेबसाइट हो गई, और कोई भी अच्छी मंथली मैगजीन जो आप फॉलो करना चाहते हो। मैं बच्चों को बता देता हूँ कि सर इंजीनियर्स वाला ने एक बहुत अच्छी शुरुआत करी है। हमारी मंथली मैगजीन आना शुरू हो गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, जो हर महीने की स्टार्टिंग के आई थिंक 1 वीक के आसपास आपको अवेलेबल हो जाती है। उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें पूरे महीने का जिस्ट आपको मिलेगा, और वो डेडिकेटेड एसएससी जेईई एग्जाम को ही टारगेट करता है। बिल्कुल सर। तो देखो यार, सबको आपको रिसोर्सेज क्या क्या हैं और क्या सब आप सर ने बता दिया है बढ़िया तरीके से। बहुत सारे सब कौन कौन से टॉपिक्स को आपको फोकस करना है, क्या रिसोर्सेज है, कहाँ से पढ़ना है। अब एफर्ट तो देखो आपको लगाने पड़ेंगे। जब सपना देखा है जूनियर इंजीनियर बनने का, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और बहुत बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करनी है और इस रेस में आगे निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा पोर्शन है जिसके बारे में हमेशा इंजीनियर, जितने भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। इसीलिए ये एक पॉडकास्ट इसीलिए आप लोगों के लिए सामने लाया गया, और सर को मैंने रिक्वेस्ट करी थी इसके लिए, और सर ने बिल्कुल बोला कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये मुझे लगता है बहुत सारे इनपुट्स आपको यहाँ से मिले होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आप लोग कि 2024 में जो एग्जाम आ रहा है इसको आप टारगेट कर रहे हो, या ऐसे कितने बच्चे हैं जो 2025 में आगे टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सर ने 2025 के बच्चों को भी टैकल किया है कि किस किस तरीके से वो अपने करंट अफेयर्स को या जीके जीएस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। सर एक बहुत ही मेजर पोर्शन, एक मेजर प्रॉब्लम जब आती है एग्जाम सेंटर पर जाते हैं, उसमें सर कि हम 2 घंटा हमारे पास है और 200 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो जीके जीएस वाले पोर्शन को कितना टाइम देना सफिशिएंट है? क्योंकि कुछ बच्चा सोचता है कि सर 10-15 मिनट में देता हूँ, और मैं क्योंकि मार्क्स तो आएंगे नहीं उसमें, ऐसा माइंडसेट से कुछ बच्चे लेके चलते हैं, नेगेटिव माइंडसेट से, जो हमने आई थिंक इस पूरे पॉडकास्ट में क्लियर कर दिया। सर ने बताया ऐसा माइंडसेट लेके पहले ही हार मान के चले जाओगे तो मार्क्स तो वैसे भी नहीं आने आपके। ठीक है, तो उस माइंडसेट को सबसे पहले आपको सही करना है। तो सर सूटेबल टाइम कितना रहता है? क्योंकि समय 2 घंटे का है, 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो रीजनिंग में कितना टाइम देना चाहिए, टेक्निकल कितना, और जीके जीएस में कितना टाइम देना चाहिए? सर अगर 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं तो आप मान के चलो कि अगर आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जाते हो, या आप कोई भी ट्रांजिशन करते हो, प्रेशर में आ जाते हो, तो मान के चलो 10-15 मिनट तो ये कहीं ना कहीं लैप्स हो ही जाते हैं। तो आप अपने दिमाग में ये मत लेके चलो कि आपको 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं, आप 15 मिनट पहले ही निकाल दो। आप ये मान के चलो कि 1 घंटे 45 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, तब आप कंफर्टेबली कर पाओगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, मुझसे अगर पूछोगे तो मैं इसको सर थोड़ा आइडियली डिवाइड करूंगा। उसका रीज़न ये है कि जीके जीएस में आपको सोल्यूशन नहीं बनाना है, लेकिन आपको क्वेश्चन तो पढ़ना ही है। और 50 क्वेश्चन पढ़ने में आपको कितना समय लगता है, ये आपकी तैयारी पे निर्भर करता है। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है, अगर आपने मॉक टेस्ट अच्छे से दिए हैं, अगर आपने अपनी तैयारी अच्छी करी है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस को आसानी से जल्दी पढ़ पाओगे और आंसर कर पाओगे। उसमें आपको कुछ एनालिसिस नहीं करनी है। तो मेरा तो सर मानना ये है कि अगर 200 क्वेश्चन है, 2 घंटे में आपको करना है, तो आप मान के चलो कि आप इक्वली डिवाइड कर दो। 1 घंटा आप टेक्निकल को दो, 30 मिनट आप दे दो रीजनिंग को, और 30 मिनट दे दो आप जीके जीएस को। हाँ, इसमें आप ये कर सकते हो कि सपोज सर किसी का रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, किसी को लगता है कि सर रीजनिंग में तो मैं 50 में इतने नंबर बना ही लूँगा, तो आप रीजनिंग का थोड़ा टाइम बढ़ा दो। जीके जीएस में कॉन्फिडेंस कम है तो कम कर दो, और टेक्निकल तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी के हिसाब से सोच सकते हो। बट ये ध्यान रखना कि आप ये मत करना कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा हो जो आप अनअटेम्प्टेड छोड़ कर आओ। और सर मैं आपको एक बच्चों को एक बात और बता देता हूँ कि काफ़ी सारे क्वेश्चन सर जीके जीएस में ऐसे होते हैं जो आपके कॉमन सेंस पे आधारित होते हैं। बिल्कुल। जैसे एक सिंपल सी बात है, एक कुछ सरकारी नीति के बारे में पूछा गया
कि ये एजुकेशन से रिलेटेड है कि हेल्थ से रिलेटेड है। अब अगर आप उसका नाम ही अच्छे से पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये एजुकेशन से रिलेटेड है कि हेल्थ से रिलेटेड है। तो ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ऐसा ना हो कि कहीं टाइम की कमी की वजह से वो 5, 10, 15 क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएं जो एक मेक और ब्रेक सिचुएशन हो सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन तो सारे ही अटेम्प्ट करने हैं और आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम अलॉट कर लो, बट उसको मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कर लो। Correct. अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए जो रियल एग्जाम है वो एक तरीके का मॉक टेस्ट ही होगा और उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो देखो यार, सारी बातें अभी तक आई थिंक बहुत डिटेल में आप लोगों के लिए कवर की गई हैं कि सबसे पहले तो वो आपको ध्यान रखना है सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो जो रिसेंट है वही रेलेवेंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छी एडवाइस सर ने आप लोगों को दी है। कौन कौन से टॉपिक्स को आपको कवर करना है इसके बारे में आपको बता दिया गया है कि किस किस चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हो करंट अफेयर से। जितना ज़्यादा रिलेट करके पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप लोग चीज़ों को कॉन्साइज करके या आपस में जोड़ के सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे बजाय कि इंडिविजुअल उसको डील करो, वो आपके लिए एग्जाम में ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। प्लस अगर आपको थ्योरी कंटेंट दिमाग में ज़्यादा रखना है तो सर आपको टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस से मुझे एक छोटा सा मेरा सजेशन हमेशा बच्चों का रहता है, आप बताना जीके जीएस में कितना रेलेवेंट है वो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब मान लो आप कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन को पढ़ते हो तो हमेशा उसके चारों ऑप्शंस को देखो। आपको पहले ऑप्शन में मान लो ए आंसर मिल गया तो आप ए आंसर करके आगे, मतलब ये मैं मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ या फिर आप जब एनालाइज कर रहे हो चीज़ों को तब की बात कर रहा हूँ, एग्जाम की बात नहीं कर रहा। तो फर्स्ट आपने ऑप्शन देखा प्रैक्टिस करते वक्त और पहला ही अगर आपका आंसर है तो यूजुअली हैबिट रहती है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो हो गया। मेरा ये कहना रहता है कि बाकी 3 ऑप्शंस को भी चेक करो कि वो गलत क्यों थे। तो उससे आपके पास एग्जाम के अंदर एक एलिमिनेशन की हैबिट क्रिएट होगी कि यार ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, ये हो सकता है और इसमें हम चांसेस ले सकते हैं। जीके जीएस में ये स्ट्रैटेजी कितनी रेलेवेंट है जिससे आई थिंक हमें मार्क्स चुराने हैं किसी भी तरीके से एग्जाम में, तो वो कैसे हेल्प करेगा सर? ये तो जीके जीएस में मुझे लगता है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जीके जीएस में क्या है कि जैसे अगर आपने कोई टेक्निकल क्वेश्चन किया तो आपके पास वैल्यूज़ होंगी जहाँ तक अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है तो। बट जीके जीएस में क्या है, जीके जीएस में तो आपको कंटेंट जो है एक थ्योरेटिकल कंटेंट ही देखने को मिलेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि सर अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा लॉजिक और थोड़े डॉट्स को आप कनेक्ट कर पाओ तो ऑप्शंस पढ़ के ही आप आंसर कर लोगे। अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ा है, हाँ फैक्चुअल क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं कर सकते। अब आपसे कोई पूछे कि फला चीज़ जो है कहाँ पर लोकेटेड है तो इसमें आपका कोई कॉमन सेंस, कोई लॉजिक काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कनेक्ट हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में सर ये हम बजट की बात कर रहे थे। अब मान लो बजट के ऊपर कोई भी आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर ऑप्शंस आप अच्छे से पढ़ो तो हो सकता है उसको एलिमिनेट कर पाओ। तो मुझे लगता है कि नॉन टेक्निकल में तो ये ज़्यादा ही अच्छा टेक्निक होगा क्योंकि ऑप्शंस कई बार आपको खुद आंसर बता देते हैं कि आंसर क्या है। बिल्कुल। तो यार देखो, आई थिंक आपके बहुत सारे जो डाउट्स थे वो एकदम क्लियर हो गए होंगे इस पर्टिकुलर सेशन में, और ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कितना फ़ायदेमंद रहा आपके लिए ये सेशन। और आई थिंक हमने बहुत डिटेल के अंदर बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो, ये लास्ट टाइम है। एक मैंने वीडियो बनाया था डार्क हॉर्स स्ट्रैटेजी के ऊपर भी कि जब आपका लास्ट समय आता है तब अपनी एनर्जी जो आपने पूरे साल प्रिजर्व करी है उसको यूज़ करने का टाइम ये आ गया है। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, आप आगे बढ़ाओ और टाइम को एक्सीड करो, अपनी लिमिट्स को थोड़ा एक्सीड करने की कोशिश करो, क्योंकि यही समय है जब आपके एफर्ट्स एक्चुअली आउटपुट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद वापस से एक नया साइकिल स्टार्ट होगा, फिर नेक्स्ट ईयर की आप तैयारी करोगे। लेकिन अभी ये जो समय है आपका 1.5 से 2 महीने का, ये समय है आपको अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे वर्क करने का। तो हर तरह के डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हो गए, हर तरह के आपके पास जो रिलेटिव टाइप डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको अभी साइड करो और हमेशा ध्यान रखो अपने आप को। एक बात बोलो, मैं एक बात जरूर बोलता हूँ कि सर मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है मुझे जाने दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि हार जाएंगे पर हमें अपनी किस्मत आजमाने दीजिए। ठीक है, तो अपने सारी डिस्ट्रैक्शंस को और अपने सारे आसपास के लोगों को जरूर ये बात बोलो और अपने आप को फोकस रखो कि जीके जीएस जैसे पोर्शन को भी हमें उतना ही मेहनत से कवर करना है जितना आप टेक्निकल में फोकस करते हो, ताकि जीके जीएस में आप मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम आउटपुट आप लेके आ सको। तो आई थिंक ये सारी बातें, बहुत सारी बातें हम लोगों ने आपके साथ शेयर करी। आपके एग्जाम, जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें बहुत काम आने वाली है। सर कुछ फाइनल वर्ड्स जो अभी इस बार स्टूडेंट हैं, और थोड़े से मुझे लगता है, जैसे मैं इंटरेक्शन करता हूं तो मुझे लगता है सर कि थोड़े बच्चे जीके जीएस को लेके हल्का सा सहमे से डरे से रहते हैं। तो क्या आपके लिए, मतलब फाइनल क्या उनके लिए पीस ऑफ एडवाइस है? सर जैसा कि आपने एक टर्म यूज़ किया अभी, डर, तो ये डर जो है, जब आपसे कोई पूछे ना कि आप कब सक्सेसफुल हो सकते हो, तो बस आपने जिस दिन अपने डर के ऊपर आपने ओवरकम कर लिया, जीत हासिल कर ली, उसी दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको जीके जीएस में परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो वो एक डर है, उस डर को आपको ओवरकम करना है। और जैसा सर ने बहुत अच्छी बात बोली, एक सर ने कुछ डार्क हाउस वाली, कुछ डार्क हॉर्स की कुछ फिलॉसफी भी बताई। तो ये छोटी बातें हैं, बट इन छोटी बातों का महत्व बहुत बड़ा है, और उसको अगर आपने एग्जीक्यूट कर लिया,
अगर उसको आपने एक्शन पार्ट में कन्वर्ट कर लिया तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ सर, आप लोगों को बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, कि आप सब ने बहुत सारे लीडर्स के बारे में पढ़ा होगा और आप सब ने शायद गांधी जी की वो इम्पोर्टेंस नहीं समझी होगी, क्योंकि जो यंग एज में हम होते हैं तो हम गांधी जी को उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ऐसा गांधी जी के अंदर क्या था जो बाकी सारे इतने बड़े बड़े लीडर्स अलग हो गए, और अगर पूरी दुनिया में अगर कोई एक नाम है जहाँ से इंडिया को पहचाना जाता है वो गांधी जी है। तो महात्मा गांधी ने ऐसा क्या किया था? तो महात्मा गांधी ने एक सिंपल सा काम किया। महात्मा गांधी ने जितने भी लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कही थी, उन्होंने उसको एक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसके लिए जर्मन फिलॉसफी में एक वर्ड है, उसको बोलते हैं सर प्रैक्सिस, और वो है बहुत सिंपल बात, हिंदी में जो हमारा साहित्य है उसमें भी कहा जाता है। तो प्रैक्सिस वर्ड का मतलब ये होता है जर्मन में कि जो आप सोचो, जो आप कहो, एग्जैक्टली वही आप करो। इन तीनों में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों में अंतर होगा तो आप लाइफ में वो कभी अचीव नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। और सिर्फ ये बात सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन इसको कर पाए गांधी जी। उन्होंने जो सोचा, जो कहा, एग्जैक्टली वही किया, और उनका कद इतना बड़ा हो गया कि आज पूरे विश्व में अगर आप किसी से पूछोगे कि गांधी जी कौन थे तो शायद उसको पता होगा, उसको इंडिया का नाम शायद गांधी जी के थ्रू पता होगा। तो हालांकि हम लोग तो आम इंसान है सर, हम लोग गांधी जी नहीं बन सकते, लेकिन उनके जीवन से अगर आपने 5% 10% भी इसके ऊपर काम कर लिया तो आई थिंक ये लास्ट के जो 40 दिन हैं इसमें आप काफ़ी कुछ अपने सिलेक्शन की जो संभावना है उसको बढ़ा सकते हो। बिल्कुल। तो देखो, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना भी एसएससी जेईई है, आपको करना भी एसएससी जेईई है, और आपको जिस डायरेक्शन में आपको पूरे एफर्ट्स लगाने हैं वो भी एसएससी जेईई है। ये लास्ट मोमेंट्स हैं, ये कुछ लास्ट महीने हैं, कुछ लास्ट टाइम है जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हो, अपना बेस्ट एफर्ट लगा सकते हो। पूरी एनर्जीज को चैनलाइज करो और एग्जाम की तरफ रखो, और कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा CBT 1 में स्कोर कर पाओ, जो आपको अल्टीमेटली CBT 2 में भी हेल्प करेगा एक अच्छे डिपार्टमेंट को लेने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर ली हम लोगों ने, और ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। तो मिलेंगे ऐसे किसी एक खूबसूरत से सेशन में, और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करेंगे। टिल देन, keep learning, keep rocking. Thank you so much.